लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर देने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको हमने बताया था प्रासरण दाब को कैसे मापते हैं, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, यानी प्रतिलोम प्रासरण या उल्टा प्रासरण या व्युत्क्रम प्रासरण, इस सब का नाम होता है। समपाराशारी विलयन किसको बोलते हैं, अल्प पाराशारी किसको बोलते हैं, अति पाराशारी विलयन किसको बोलते हैं। सो गाइस, जितना भी आपको बताते जा रहे हैं सबका पीडीएफ मैं भेज रहा हूँ, तो कलेक्ट करना है, ठीक है। सबके पीडीएफ को आप नोट करते जाओ, इधर उधर मत करो अभी। तो आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है और वो चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। लुक एट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड बॉन्ड ऑफ फैक्टर, यानी कि विलय जब घुला होता है विलयन में तो उसका अनुभार सामान्य नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा। क्या हो सकता था, वास्तविक मान से कुछ ज्यादा या कम होगा। क्या होगा, वास्तविक अनुभार जितना आएगा उससे कम या ज्यादा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असामान्य ही तो बोलेंगे, अब नॉर्मल ही तो बोलेंगे। यानी नॉर्मल नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा। किसका नहीं होगा, सॉल्यूट का। यदि सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एबनॉर्मल होगा। तो आपको इससे पहले आपको हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बताए हैं, 4 होते हैं। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और प्रासरण दाब। चारों का फार्मूला डिस्क्राइब किए हैं, बताए हैं, न्यूमेरिकल बताए हैं। सारे चीज आप क्लियर करके रखो, तब ये समझ में बिल्कुल आ जाएगा। जो बच्चे नहीं देखे हो, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ 1 से लेकर के आपको 15 तक के लेक्चर का, फटाफट जाकर के सभी लेक्चर को देख लो और पीडीएफ तुम चाहो तो मंगवा सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, या व्हाट्सएप नंबर डालोगे हम भेज देंगे। तो आपको आज बताने वाले एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और बॉन्ड ऑफ फैक्टर। ये तभी समझ में आएगा जब आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पता होगा, यानी सहजात गुणधर्म या उसी को निसंख्य गुणधर्म या अनुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं। तो इसके लिए 3 कंडीशन आपको बताए थे। क्या क्या बताए थे, याद है? पहला क्या था, ये राउल्ट के नियम का पालन करती है, सबको समझ में आया, अवाष्पशील विलय के लिए, ओके। दूसरा क्या था, विलयन तनु होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या था, विलय जो घुला होगा उसका ना तो संगुणन होगा और ना ही क्या चीज, वियोजन होगा। ये दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के द्वारा जो अनुभार निकालेंगे वो सही निकलेगा। सबको समझ में आ रहा है? क्या होना चाहिए, राउल्ट का नियम पालन करना चाहिए, तनु होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, और विलय के अणु का ना तो डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन हो। तभी जाकर के हम यदि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से अनुभार निकालते हैं तो वो सही निकलता है। लेकिन यदि विलयन में विलय के अणु का संगुणन या वियोजन होता है, अब वियोजन कैसे होगा देखेंगे। NaCl यदि विलयन में डालोगे तो क्या हो जाएगा, Na+Cl-, ये तो टूट गया, वियोजन हो गया। तो वियोजन हो गया, इस कंडीशन में यदि हम अनुभार निकालेंगे तो वास्तविक अनुभार से इसका अनुभार क्या होगा, कुछ अलग होगा, भिन्न होगा। इसी को हम बोलेंगे असामान्य, एबनॉर्मल, यानी नॉर्मल नहीं होगा। सबको समझ में आ गया, ठीक है। कब नॉर्मल होगा, जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के आधार पर विलय के अणु का ना तो संगुणन ना वियोजन होगा, विलयन तनु होना चाहिए, राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, तब जाकर के वास्तविक मान उसका निकलेगा। लेकिन विलयन में विलय के अणु का संगुणन या वियोजन होता हो, विलयन तनु ना हो, नहीं वो राउल्ट के नियम का पालन करता हो, तब क्या होगा कि विलय के अनुभार यदि निकालेंगे तो वास्तविक अनुभार से अलग होगा, तो उस अनुभार को हम बोलेंगे असमान आणविक द्रव्यमान। तो इसका डिफिनेशन देख लेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का डिफिनेशन देख लेंगे। जब किसी विलयन में विलय के अणुओं का संगुणन, संगुणन का मतलब होता है जुटना,
बहुत सारे अणु जुट करके एक अणु बनेंगे, ठीक है, वो भी समझाऊंगा। संगुणन या वियोजन, संगुणन या क्या चीज, वियोजन होता हो तो अनुसंख्यक गुण द्वारा ज्ञात किए गए विलय के अनुभार वास्तविक अनुभार से भिन्न होता है तो उसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से देखो, याद रखेंगे विलय के अणु का क्या हो, या तो वो जुटेगा या क्या होगा, टूटेगा। जब वो जुटेगा टूटेगा तब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के आधार पर सॉल्यूट का यदि अनुभार निकालेंगे तो वास्तविक अनुभार जितना होगा वो इससे डिफरेंस होगा। किससे? जब उसका संगुणन या वियोजन होगा तो उससे अलग होगा, तो उसी को बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें दो चीज होगा, क्या क्या होगा, या तो या एसोसिएशन होता हो, ठीक है, ये दो चीज होता है। अब दोनों चीज को मैं समझा रहा हूं, डिसोसिएशन कब होगा और एसोसिएशन कब होगा। सपोज दैट हम विलय को किसी विलायक में डालते हैं तो किस टाइप का होगा, विद्युत अपघट्य होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जब होगा तो याद रखिएगा राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, तो राउल्ट के नियम के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सबको पानी में डालेंगे तो नहीं टूटेगा लेकिन भूल जाएगा। बट NaCl को जब हम पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, टूटेगा तो क्या होगा, Na+ हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा, माइनस। दूसरा आयनिक कंपाउंड देख लेंगे, CaCl2 क्या होगा, Ca++, Cl2, Cl- लिख सकते हैं ऐसा क्या। अब देखिए तो तीसरा AlCl3, ये यदि डालेंगे विलायक में तो क्या टूटेगा, Al++ + 3Cl-। इस तरह से देखते हैं। अब दूसरा आपको एसोसिएशन समझाते हैं, टूटता कैसे, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। डिसोसिएशन हो रहा है यानी टूट रहा, विखंडन हो रहा है। अब टूटता कैसे है, सपोज दैट आप देख लेंगे C6H5COOH, बेंजोइक एसिड को जब किसी विलायक में डालते हैं, बेंजोइक एसिड को जब किसी विलायक में डालते हैं ये डायमर बनाता है। डायमर का मतलब होता है द्विलक, यानी कि जिसमें बेंजोइक एसिड के दो अणु एक हो जाए, ठीक है। देखिए जब ये जुड़ता है C6H5COOH बेंजोइक एसिड कैसा बनेगा, डायमर बनेगा। डायमर का मतलब क्या हुआ, दो ठो इसमें अणु होंगे। देखिए कैसे होगा, लुक एट HO, ये सिंगल बॉन्ड O से जुटेगा, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड C से जुटेगा, सिंगल बॉन्ड C से जुटेगा, C6H5। अब देखिए यहां से हम इसको ब्रेक कर रहे हैं और इसको मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये इनिशियल बॉन्ड से जुटा है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं डायमर, लिख देते हैं डायमर, ये इसको द्विलक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको समझाते हैं। C6H5 फिर से डबल ओ है, H है। अब इस साइड देखिए C6H5 मैच हो रहा है क्या, C यहाँ पर मैच हो रहा है क्या, डबल ओ आ रहा है क्या, H आ रहा है क्या। तो ये साइड दो मॉलिक्यूल्स हैं और एक साइड एक ही है। अब आपको बताना है इस सिचुएशन में क्या हुआ, अणु तो घट गया, क्योंकि यहाँ पर दो था, यहाँ पर क्या हो गया, एक हो गया। इसमें देखिए क्या है, इस साइड देखिए क्या, विखंडन जब होता है तो एक अणु है, लेकिन इस साइड आकर के ये दो अणु हो गया। इसके अणुओं की संख्या यदि देखेंगे वियोजन होने के बाद 2 हो जाता है। इसके अणु की संख्या देखिए वियोजन होने के बाद 3, 1 2, कितना 3 हो गया। इसके अणु की संख्या देखिए वियोजन होने के बाद 3, 1 आगे साइलेंट आता है, 4 हो गया क्या।
लेकिन इसमें देखिए क्या उल्टा है, इसमें विखंडन होने के बाद बढ़ेगा, इसमें संगुणन यानी जुटने के बाद क्या होगा, घटेगा। अब दूसरा देखिए, यदि 4 अणु हम लेते हैं एथीन का, 4 अणु किसका, एथीन का, 4 अणु नहीं बहुत सारे अणु भी ले सकते हैं। आप लोग पॉलीथीन का नाम सुने हैं? पॉलीथीन में आपको बताना है कि इसमें कितने अणु होंगे इथेन का, 4 अणु होंगे। देखिए चारों को मैं अटैच कर रहा हूं, बिल्कुल आपको समझा रहा हूं, देखिए एकदम आसान है। 4 मॉलिक्यूल्स को मैंने सजा दिया, किसके, इथीन के, और ये भी आगे चेन बहुत बड़ा होता है और आगे जुड़ सकता है, ठीक है। हम नीचे 4 लिख देते हैं क्योंकि ये टोटल मिलाकर के 4 है। अब ये सॉरी इसको हटा देते हैं क्योंकि चारों को हमने नोट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या C2H4, ये इथीन है, इथीन की साइड 4 मॉलिक्यूल्स हैं और ये साइड देखेंगे इसका आगे 1 होगा, इस साइड 4 है, इस साइड 1 हुआ, क्या हुआ, जुटने के बाद अणु की संख्या घट जाती है। अब इसको कैलकुलेट करो, 4 दूनी कितना, 8 कार्बन है, इस साइड देखो 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16। तो सबको समझ में आ गया, ये साइड संगुणन होगा तो अणु की संख्या घटेगा। संगुणन में क्या होता है, अणु कम हो जाएगा, ठीक है, और वियोजन होगा तो अणु क्या होगा, अणु बढ़ेगा, अधिक होगा। इस सिचुएशन में यदि अनुभार निकालेंगे, दोनों सिचुएशन में, तो अनुसंख्य गुणधर्म द्वारा जो अनुभार निकालेंगे वास्तविक अनुभार से क्या होगा, कम या ज्यादा होगा। देख रहे हैं ना, इस साइड अधिक हो रहा है, इस साइड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कब हो रहा है कम, जब जुट रहा है। कब ज्यादा हो रहा है, जब टूट रहा है। इस सिचुएशन में अनुभार निकालेंगे तो याद रखेंगे एबनॉर्मल होगा, यानी नॉर्मल नहीं होगा, उसको हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। इसको स्पष्ट करने के लिए, इसको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को स्पष्ट करने के लिए वॉन हाफ नामक वैज्ञानिक एक फैक्टर दिया, एक गुणांक दिया। क्या दिया, एक गुणांक जिसको वॉन हाफ फैक्टर बोलते हैं, जिसको वॉन हाफ गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुक एट वॉन हाफ गुणांक, वॉन हाफ फैक्टर। और वॉन हाफ फैक्टर को किससे डिनोट किया जाता है, आई से। किससे डिनोट करेंगे, आई से। बिल्कुल इसको आप याद रखोगे अभी से, ठीक है। अब वॉन हाफ फैक्टर, वॉन्ट एक वैज्ञानिक था, इन्होंने असामान्य अनुभार जब हुआ विलय का, उसमें सुधार करके स्पष्ट किया। सुधार करके स्पष्ट किया तो इन्होंने एक गुणांक दिया था, वॉन हाफ ने एक गुणांक दिया था जिसको वॉन हाफ गुणांक कहते हैं। कब दिया था, जब विलय के अणु का वियोजन या संगुणन होता है तो अनुसंख्यक गुणों का जो असामान्य मान होता है उसको इन्होंने स्पष्ट समझाया। किसने, वॉन हाफ ने। इसलिए इसके द्वारा कई सारे फार्मूला डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आप इसको नोट कर लो, हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप आपको बताएंगे वॉन हाफ फैक्टर। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को एक बार फिर से समझ लो, ठीक है। जब हम जब विलयन में विलय का, ठीक है, तो विलय इसमें किस टाइप का होगा आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होना चाहिए। विलय के अणु का संगुणन या वियोजन होता है, टूटता या जुड़ता है, ठीक है। क्या होता है, टूटता या जुड़ता है। तो अनुसंख्यकों द्वारा जो अनुभार निकलता है वो वास्तविक अनुभार से कम या ज्यादा होता है, उसी को एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब देखेंगे डिसोसिएशन यानी कि वियोजन क्या है, इसको देख लेंगे। वियोजन में क्या होगा, स्पष्ट पता चला, टूटेगा। इस साइड मान लीजिए यह एक पेन है, इसको हम तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद तो ये 2 टुकड़ा हो गया। तो उसी टाइप से ये क्या है ना, इस साइड एक अणु है, इस साइड टूटा तो 2 अणु हो गया, अणु की संख्या टूटने के बाद तो बढ़ गया। अब वास्तविक किसका है कि 2, इस साइड क्या है गुना में, इस साइड आएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये साइड देखिए 3 है, इस साइड आएगा तो 1/3 हो जाएगा, ये देखिए 4 है, इस साइड आएगा तो 1/4 हो जाएगा। इस तरह से रियलिटी इसका देखते हैं, ये 1/2 1/3 1/4 होगा, यानी वियोजन होने के बाद ये बढ़ेगा। अब इस साइड आएगा,
एसोसिएशन का मतलब होता है संगुणन, संगुणन का मतलब होता है जुटना, संगुणन का मतलब क्या होता है? जुटना। अब ये दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसा ऐसा दो मॉलिक्यूल है और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना करके, इनिशियली हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके ये एक में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम डायमर बोलते हैं, है ना। ये बेंजोइक एसिड क्या हो गया? डायमर में चेंज हो गया, यानी कि द्विलक में चेंज हो गया, या एक ही अणु में दो ठो बेंजोइक एसिड आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है? अब देखेंगे यहाँ 4 के बदले हम 10 भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन इस साइड 4 है, इस साइड कितना आएगा? एक आ रहा, घट रहा है कि बढ़ रहा है? क्योंकि ये संगुणन हो रहा है, जुट रहा है, चारों के चारों अणु जुट करके एक लंबा चेन बना लिया एक अणु का। ये दो अणु था, जुट करके एक अणु का लंबा चेन बना लिया। इसी तरह से ईस्टर होगा तो पॉलिस्टर बनेगा, विनाइल क्लोराइड होगा तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। पॉली जब लगे तो याद रखेंगे संगुणन होगा उसका। अब क्लियर हो गया? अब आप फटाफट नोट करो तो 1/2 फैक्टर आपको बताएंगे, ओके। 1/2 फैक्टर को डिनोट किया जाता है आई से, ठीक है, इंडिकेशन को याद रखेंगे, तो आई से डिनोट किया जाता है। तो 1/2 फैक्टर ने किसको स्पष्ट किया था? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो एबनॉर्मली था और सामान्यताएं था उसको यह स्पष्ट किया था, ठीक है। तो इसको 1/2 गुणांक बोलेंगे। यदि 1/2 फैक्टर का मान 1 आ गया, सपोज दैट, तो याद रखेंगे बिलियन में विलय के अणुओं का ना तो संगुणन होगा और ना ही वियोजन, ये दोनों पॉइंट होगा, ठीक है। तो कब ऐसा सिचुएशन आएगा? देखेंगे I is equal to 1, 1/2 फैक्टर 1 होगा तो याद रखेंगे बिलियन में विलय के अणु का ना तो संगुणन होगा और ना ही क्या होगा? वियोजन होगा। अब I का मान यदि 1 आएगा तो याद रखेंगे वो वास्तविक मान होगा। तो हमने क्या कहा कि जब उसका संगुणन या वियोजन होगा तो वास्तविक मान से अलग होगा। देखेंगे कब होगा? यदि I का मान 1 से ज्यादा होगा, I का मान 1 से ज्यादा होगा, तभी तुरंत तो पता है ज्यादा वाला किस में जा रहा है? वियोजन में जा रहा है ना। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे बिलियन में विलय के अणुओं का, बिलियन में विलय के अणुओं का क्या होगा? वियोजन होगा। क्या होगा? वियोजन होगा। सबको याद रहेगा क्या होगा? I का मान 1 से ग्रेटर देन होगा, इसका मतलब इसका डिसोसिएशन होगा। अब दूसरा देखेंगे, लास्ट कंडीशन, I लेस देन 1 घट रहा है, यहाँ पर I लेस देन 1 घट रहा है तो क्या होगा? बिलियन में विलय के अणुओं का क्या होगा? संगुणन होगा, एसोसिएशन। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? 3 पॉइंट को याद रखना। पहला पॉइंट, यदि 1/2 गुणक का मान 1 आएगा तो बिलियन विलय का ना तो संगुणन होगा ना वियोजन, यानी वो टूटेगा ही नहीं। तीसरा क्या, यदि 1/2 फैक्टर का मान 1 से ज्यादा हो गया, I ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसका मतलब वियोजन होगा, I लेस देन 1 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? एसोसिएशन होगा, संगुणन होगा। ये पॉइंट यदि आपको याद रह गया तब कुछ भी नहीं है आपको ये सब निकालना है, कब वियोजन होगा कब आपका संगुणन होगा। इसका जो पहला टर्म होता है देखेंगे, वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको बोलोगे? बोलो। जब बिलियन में विलय के अणु को डालते हैं तो टूटता है। टूटने के बाद यदि अणु की संख्या बढ़ जाए, टूटने के बाद अणु की संख्या बढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे? वियोजन की मात्रा। एक्चुअल में वियोजन की मात्रा यदि 100% में टूटे तो या तो 1/2 होगा, यानी 2 भाग में टूटेगा, या तो 1/3 होगा, 3 पार्ट में टूटेगा, या 1/4 होगा, 4 पार्ट में टूटेगा, या 1/5 होगा, 5 पार्ट में टूटेगा। सारे एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं। अभी जैसा कि आपको हमने दिखाया NaCl,
NaCl एक मॉलिक्यूल्स है ना, उस साइड टूटेगा तो सर Na प्लस और Cl माइनस होगा। अब आपको बताना है टूटने के बाद कितना अणु हुआ, 2 अणु। तो 2 अणु हुआ तो वियोजन की जो मॉलिक्यूल्स है इसका 2 हो गया। अब दूसरा देखेंगे Al2SO4 का होल 3। इसमें आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। Al2 है ना, Al2 सॉरी प्लस SO4 माइनस माइनस कितना है, 3 है ये। अब आपको बताना है ये वियोजन से पहले एक ही अणु है, आगे आपको देखना है, हमेशा आगे फोकस करना है, तब आपको मॉलिक्यूल्स के नंबर पता चलेंगे। इसके एक मॉलिक्यूल से या मोल है, टूटने के बाद देखिए कितना हुआ, आगे देखिए 2 3 कितना 5 m=5 है ना। दूसरा देखेंगे ZnSO4, अब वियोजन होने के बाद क्या होगा बताएंगे, Zn2 प्लस 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 SO4 माइनस माइनस। अब ये साइड एक मॉलिक्यूल्स है, टूटने के बाद देखिए कितना हो गया, 1 साइलेंट है 1 साइलेंट है, इसका मॉलिक्यूल्स 2 हो गया वियोजन होने के बाद। अब दूसरा देखेंगे है ना, CaCl2 बोलेंगे, इसका क्या होगा Ca प्लस 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 2Cl माइनस, इसके m का वैल्यू कितना 3। अब यदि हम बात करें 100 भाग में ये सब टूटेगा, एक्चुअल में 100% टूटेगा, तो ये 2 भाग में टूट रहा है तो 50 होगा, 50 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये केवल 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा। यदि मैं इसकी बात करूं, इसका करूं तो ये कितने पार्ट में, 3 तो 5 पार्ट में टूटेगा 100% का, तो एक के लिए 1/5 हो जाएगा। इसका यदि हम बात करें 2 पार्ट में टूट रहा है, 100% में बात करें तो ये आधा होगा, 1/2 करके टूटेगा। यदि CaCl2 की बात करें 3 पार्ट में टूट रहा है, एक अणु 3 पार्ट में टूट रहा है, तो 100% यदि निकालें तो 1/3 करके निकलेगा। सबको समझ में आ रहा। ये साइड देखेंगे कितना हो रहा है, इसका m का 2 हो रहा है, इसका 5 हो रहा है, इसका 2 हो रहा है, इसका क्या हो रहा है 3 हो रहा है। टूटने के बाद अणु की संख्या बढ़ रहा है। यदि टूटने के बाद अणु की संख्या बढ़े तो उसको वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। और इसका हम किसी भी डिसोसिएशन की मात्रा का जो वैल्यू निकालते हैं उसका फार्मूला होता है अल्फा इजिकल टू I माइनस 1/m माइनस 1। इसको हम प्रूव करेंगे आगे, अभी यहीं पर रहने इसको प्रूव करेंगे। अल्फा क्या ये भी बताएंगे, I तो आप समझ रहे हो वाट ऑफ गुणक है, m तो समझ रहे हो उसका मॉलिक्यूल से जो टूटने के बाद हमको प्राप्त होगा। ठीक है, सारा वैल्यू आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, संगुणन की मात्रा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें छूटेगा तो छूटने के बाद अणु की संख्या क्या होगी, घटेगी। ठीक है, यदि 10 आदमी जुट करके एक आदमी हो जाए तो 9 आदमी तो गायब हो गया, यानी 9 आदमी का पावर वो 10वें आदमी में चला गया। तब हम उसको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। सपोज दैट यहां पर हम लेते हैं C2H4 है ना, तो C2H4 के कई सारे मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 से ज्यादा लेंगे, कम से कम 2 लेना हो, क्योंकि जोड़ेंगे उस साइड एक बनेगा। चलिए हम 2 लेते हैं तो क्या होगा, CC2 है, ये दोनों साइड बॉन्ड खाली होगा आगे जुटने के लिए। ठीक है, जितना भी बॉन्ड आपको लगाना डॉट करके लगाना, आगे जोड़ने के लिए डॉट बॉन्ड लगाना। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबको जोड़ दीजिए। यदि बैलेंस करेंगे तो सब बैलेंस है, 4 कार्बन 2 दूनी 4 कार्बन और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, इसका आगे 1 लगा दो, ये साइड 2 है, ये साइड संगुणित होकर 1 बना। इसको हम बोलेंगे द्विलक, क्या बोलेंगे द्विलक, क्योंकि इसमें 2 अणु किसका है, एथीन का। अब देखिए यदि साइड N लेते हैं, सपोज दैट N लेते हैं किसका, C2H4 का, ये साइड क्या बनेगा, ये बॉन्ड खाली रहेगा आगे जुटने के लिए, C C
देखिए क्या हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। ये भी बॉन्ड खाली रहेगा, आगे जुड़ने के लिए यहाँ लगा देना। यानी यहाँ जितना अणु होगा, यदि यहाँ पर 4 करेंगे तो ये ब्रैकेट आगे 4 हो जाएगा, ये 5 करेंगे तो ये आगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि 4 होगा तो ये साइड 1 आ रहा, संगुणित हो रहा, मतलब क्या हो रहा, जुटने के बाद अणु की संख्या इस साइड घटेगी। यदि इस साइड घट रहा है तो आप याद रखेंगे इस साइड 100% का उतना गुना होगा जितना उस साइड आपका क्या होगा, जुटेगा। तो सबको समझ में आ गया होगा, वियोजन की मात्रा मतलब टूट रहा है, जितना टूटेगा वो संख्या बढ़ेगा, इसका फॉर्मूला ये होगा। दूसरा देख, संगुणन की मात्रा, ये साइड ज्यादा होगा, उस साइड संगुणित होने के बाद क्या होगा, घट जाएगा, इसकी मात्रा घट जाती है। घटने के बाद इसका जो फॉर्मूला होगा अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1/1/m माइनस 1। इस फॉर्मूला के आधार पर हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी विलयन में विलय के संगुणन की मात्रा को। ये दोनों फार्मूला को आगे हम लेबरेट करेंगे, प्रूफ करेंगे, प्रूफ के साथ चलेंगे। तो जितने भी बच्चे हो पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि आगे हम इसको इरेज करके प्रूफ करेंगे और आपको बताना भी है जो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। सो गाइस, अभी आप एक कॉमन चीज देखे होंगे, क्या देखे हैं कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दोनों को एक ही वर्ड से डिनोट किया गया, किससे, अल्फा से। अब पता कैसे चलेगा कि दोनों के लिए यदि अल्फा है तो पता कैसे चलेगा, आई का मान एसोसिएशन में याद रखेंगे लेस देन 1 होता है, ठीक है, और डिसोसिएशन में आई का मान ग्रेटर देन क्या चीज, 1 होता है। इसी से पता चल जाएगा आपको, इसी से पता चल जाएगा। तो याद रखेंगे संगुणन और वियोजन दोनों को अल्फा से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे फार्मूला आपको लेबरेट करने वाले इसलिए बता दिए। अब आपको टोटल चीज यहां से लेके वहां तक क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, चलते हैं इसका हम फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे और इसको हम किस तरह से किसी भी चीज के लिए पुट करके निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे 1/2 फैक्टर इज इक्वल टू, इसका प्राइमरी जो फार्मूला होता है 1/2 गुणन का जो प्राइमरी स्टेज का फार्मूला होता है वो होता है प्रायोगिक मान, या आप इसको एब्जॉर्ब लिख सकते हो प्रेक्षित मान बटे प्रिंसिपल जो वैल्यू होगा, ये उसको सिद्धांतिक बोल सकते हो, सैद्धांतिक मान। ये इसका प्राइमरी फार्मूला है, इसी के आधार पर हम किसी भी चीज को निकाल सकते हैं, चाहे वो विलय के अनुभार हो, चाहे वो प्रासरण दाब हो, किसी का भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला हम यहां पर लेबरेट करेंगे फार्मूला के लिए, वियोजन के लिए। पहला किसके लिए चलेंगे, वियोजन के लिए चलेंगे, डिसोसिएशन के लिए, फॉर डिसोसिएशन। यदि डिसोसिएशन के लिए चलेंगे तो क्या होगा, हम मान लेते हैं, माना कि ए बी विद्युत अपघटन के 1 मोल को किसी विलायक में डालने पर यह विलयन में A+ एवं B- में वियोजित होता है, ठीक है। क्या होता है, वियोजित होता है। तो वियोजन की मात्रा अल्फा होगा, क्या होगा, अल्फा होगा। लेते हैं यहां पर कंप्लीट, देखो एकदम स्टार्ट से देखो, ए भी कोई कंपाउंड है, इसका क्या होगा, वियोजन होगा। कब होगा, जब हम विलायक में डालेंगे A+ B-, इसको डिसोसिएट करेंगे, ठीक है। तो डिसोसिएट करेंगे तो अभी देखेंगे ये कितना है, 1 मोल। स्टार्ट में तो 1 मोल होगा। अब स्टार्ट में 1 मोल हुआ, जब हम देखते हैं एक
समय ऐसा होता है कि यह वियोजित होता है, टूटता है। तो टूटने के बाद कुछ समय बाद ही टूटेगा। तो स्टार्ट में देखते हैं, जब ये 1 मोल होता है तो ये साइड 0 0 होगा, क्योंकि एक लिए ही है तो साइड कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस साइड कुछ घटेगा, जितना घटेगा उतना इस साइड क्या होगा, टूटेगा। सपोज दैट हम करते हैं इस साइड अल्फा अल्फा टूटा, अल्फा अल्फा टूटा, तो ये साइड क्या होगा 1 माइनस अल्फा। ये कब हुआ, वियोजन के बाद, आफ्टर डिसोसिएशन, वियोजन के बाद, याद रखेंगे वियोजन के बाद ये कंडीशन होगा, क्या होगा 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा उस साइड टूट रहा है ना, इसलिए 1 माइनस अल्फा, जितना टूटा उतना इस साइड घटा। अब वियोजन के बाद कितना अणु बचा उसको देखेंगे। वियोजन के बाद अणु की संख्या, कितना संख्या बचा होगा, सबको ऐड करेंगे, किसको किसको। तो जो बचा मेरे पास वो 1 माइनस अल्फा बचा है, जो टूटा वो प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, कैंसिल तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, है ना। वियोजन होने के बाद ये इसका बच रहा, तो ये मेरा क्या है, प्रेक्षित मान है, यानी जो प्राप्त हुआ। देखिए ना, अणु की संख्या उसमें बढ़ेगा, तो यह हो जाएगा प्रेक्षित या प्रमाणित मान इज इक्वल टू कितना 1 प्लस अल्फा, याद रहेगा सबको 1 प्लस अल्फा। जबकि इसका देखेंगे सैद्धांतिक मान जो होगा, सैद्धांतिक मान जितना आप पहले लिए हो प्राइमरी स्टेज में, कितना लिए हो 1 मोल, तो हम लिखेंगे इक्वल टू क्या चीज 1, ऐसा नोट कर सकते हैं। देन अब देखेंगे इसके लिए 1/2 गुणांक का वैल्यू क्या होगा, प्रेक्षित मान जो एब्जॉर्ब वैल्यू हुआ वो और जो प्राइमरी वैल्यू था वो, दोनों को कर दो 1 प्लस अल्फा बाय 1, ये वैल्यू निकला I इज इक्वल टू 1 प्लस क्या चीज अल्फा। ये तो ये दिया हुआ था तब, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देखिए, अणु की संख्या 2 था तब ऐसा निकला, 3 होगा तो क्या होगा 1 प्लस 2 अल्फा, 4 होगा तब क्या होगा 1 प्लस 4 अल्फा। चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं क्या है 2 है, 1 1 2 है, 2 है इसलिए 1 प्लस अल्फा, 3 होगा तो 1 प्लस 2 अल्फा, 4 होगा तो 1 प्लस 3 अल्फा। लेकिन n होगा तब क्या होगा 1 प्लस n अल्फा। हम लिखेंगे यदि वियोजन के बाद n अल्फा अणु प्राप्त हो तो क्या हो सकता है, आइडिया लगाओ। n अल्फा अणु प्राप्त होगा तो क्या होगा, तो इसका प्रेक्षित जो मान होगा 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा तो घटेगा, जितना उस साइड टूटेगा उतना घटेगा 1 माइनस अल्फा, प्लस ये क्या हो रहा प्लस n अल्फा हमको प्राप्त हो रहा। सबको समझ में आ रहा, n अल्फा प्राप्त हुआ और 1 माइनस अल्फा घटा हुआ। अब देखिए यदि हम प्रेक्षित मान इसका निकालें 1, इस साइड पहले प्लस को लिख लो n अल्फा प्लस माइनस अल्फा 1 प्लस, ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा भाई, अल्फा कॉमन हो रहा, तो क्या हो जाएगा अल्फा n माइनस 1। ठीक है, सबको पता चल गया, ये हमारा प्रेक्षित मान निकल गया। ठीक है, ये कौन सा वैल्यू है देखेंगे अगेन, प्रेक्षित मान n अल्फा के लिए क्या होगा 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, बट फिर आपको मैं याद दिला दूं इसका सैद्धांतिक मान प्राइमरी स्टेज का वैल्यू क्या था, प्राइमरी स्टेज का वैल्यू 1 था, तो 1/2 फैक्टर I इज इक्वल टू क्या होता प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, प्रेक्षित या प्रमाणित मान बटे 1। क्या ऐसा लिख सकते हैं गाइस, यदि ऐसा लिखें अब इसका कैलकुलेशन करोगे अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। कैलकुलेशन जरा सा करो, ये इंटू में इस साइड आके क्या चाहिए, ये डिवाइड में इस साइड आके इंटू में I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, इस साइड देखेंगे क्या ये
प्लस इस साइड आकर के माइनस, नोट करो i माइनस 1 लिख सकते हैं, उस साइड क्या बचा होगा अल्फा इंटू एन माइनस 1, पूरा ब्रैकेट इंटू में है अल्फा के साथ, तो ये साइड इंटू में, ये साइड आके डिवाइड में, क्या लिखोगे i माइनस 1 बटे एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या चीज अल्फा। गाइस देखिए आपको अभी जस्ट इसे पीछे बताए थे, वियोजन की मात्रा के लिए यदि हम निकालते हैं फॉर्मूला तो क्या होता है i माइनस 1 बटे एन माइनस 1 इन बराबर क्या चाहिए अल्फा। अब देखो क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अल्फा क्या है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा, ठीक है कंफ्यूज मत करना। i क्या है i वन हाफ गुणक है, वन हाफ गुणक है, ठीक है वन हाफ फैक्टर। अब देखेंगे n क्या है, n वियोजन होने के बाद जो अणुओं की संख्या होती है वो है। सो गाइस सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जाकर के हम बताते हैं संगुणन की मात्रा का सेम टू सेम इसी पर है, ठीक है पहले आप इसको नोट कर लो तब हम आगे बताते हैं। सो गाइस नोट कर लिया होंगे। अब आपको जो मैं बताऊंगा संगुणन की मात्रा का सूत्र प्रूफ करें और उसके आधार पर हम न्यूमेरिकल भी लेक्चर में देने वाले हैं, इसलिए आप कंटिन्यू रहिए और वीडियो को बीच में छोड़कर मत भागो, वीडियो को छोड़ के भागोगे तो फिर बेकार है, इसलिए आराम से देखो ध्यान पूर्वक, एक बार नहीं 2 बार करके देखो, आराम समझ में आएगा, कहीं कुछ नहीं इसमें। तो हम देखते हैं आगे जो फॉर्मूला होगा वो संगुणन की मात्रा का होगा, इसका फॉर्मूला आपको मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है तो लोग माना कि 1 मोल विलय को किसी विलयन के निश्चित आयतन में घोला जाता है तो विलय के अणु संगुणित होकर एन अणु प्रदान करता है, एन अणु क्या चीज प्रदान करता है, ठीक है तो इसमें हम कई सारी चीज को अटैच करेंगे। सपोज दैट यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, ए कितने हैं 1 मोल है और ये जुटेगा, संगुणित होगा, संगुणित होने के बाद ये n आपका अणु प्रदान करेगा, ठीक है तो इस साइड देख रहे हैं 1 है, ये साइड देख रहे हैं आपका n प्राप्त हुआ। ये साइड यदि हम 10 मिलेंगे ये साइड 1 होगा, ये साइड यदि हम 20 लेंगे ये साइड 1 ही होगा, ठीक है इस तरह से देखते हैं अणु की संख्या उस साइड घटेगा। तो क्या हो सकता है स्टार्ट में क्या होगा, संगुणन से पहले इसका 1 मोल होगा, इसका 0 होगा, स्टार्ट में कोई क्रिया नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बचेगा, लेकिन कुछ समय जब निकल जाएगा तब क्रिया होना स्टार्ट हो जाएगा। तब क्या होगा, ये यदि 1 है और इसमें से अल्फा यदि निकल गया, ठीक है तो इसमें क्या होगा अल्फा बाई एन अणु संगुणित हो जाएगा, क्योंकि इससे जितना निकल रहा उतना उस साइड जाके जुड़ रहा है। एन का मान इसमें क्या होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए, तो बटे में चला जाएगा, 1 का मान कम हो गया। अब ये जो निकला संगुणन के बाद ऐसा सिचुएशन हुआ और ये अब जो अणु बचा है ये असंगुणित है, यानी ये संगुणन नहीं हुआ, और ये क्या अणु की संख्या है। यदि हम संगुणन के बाद कुल अणु निकालें, संगुणन के बाद अणुओं की संख्या निकाल सकते हो, रक्षित मान आपको करना प्रायोगिक तौर पर निकालना, क्या होगा 1 माइनस अल्फा, देख रहे हैं ना बचा हुआ है, अब प्लस ये क्या हो जाएगा अल्फा बाय एन, कैलकुलेट करो क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, कुछ कॉमन होगा तो उसको भी ले लो, क्या होगा 1 प्लस अल्फा बाय एन प्लस अल्फा,
अब ये दोनों में शायद अल्फा कॉमन होगा, 1 प्लस अल्फा कॉमन 1/n प्लस अल्फा। अब ये जो वैल्यू निकला ये तो हमारा क्या है, एब्जॉर्ब वैल्यू है, प्रेक्षित मान है जो हम निकाले वो। लेकिन इसका स्टार्ट में देखते हैं सैद्धांतिक मान क्या है, 1 है। प्राइमरी वैल्यू क्या है इसका, सैद्धांतिक मान 1 है। सो गाइस आपको 1/2 गुणांक आपको पता आई का वैल्यू तब क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होता है, तुम ही लोग बता दो क्या होगा, 1 प्लस देख रहे ना अल्फा इंटू 1/n माइनस, सॉरी ये माइनस होगा आपका, माइनस 1 क्या चीज 1, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये साइड देखिए क्या है, ये डिवाइड में साइड आके इनटू में क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 1/n माइनस 1। अब कैलकुलेट करते हैं, चलते हैं दूसरे साइड इसको कैलकुलेट करते हैं, ओके। कैलकुलेट करते इस साइड देख रहे थे ये भागांश इस साइड आके गुना में, तो क्या निकला था, i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 1/n माइनस 1, ये आपको निकला हुआ, ठीक है। अब कैलकुलेट इसको जरा सा कर लो, i इस साइड ये प्लस है इस साइड आके माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1/n माइनस 1, ये टोटल ब्रैकेट इंटू में इस साइड आके डिवाइड में, तो i माइनस 1 बटे 1/n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या चीज, अल्फा। अब आप लोग को बताना ये जो वैल्यू निकला है ये अल्फा किसका है, संगुणन की मात्रा का, तो 1/n इसमें संगुणन की मात्रा होगा, ठीक है। ये वैल्यू भी आपको प्रूफ हो गया, और इससे पहले आपको था वियोजन की मात्रा का, वो भी प्रूफ हो गया। हम दोनों पे आपको नॉमेरिकल बताएंगे, उससे पहले आपको कुछ रिलेशन दिखाते हैं, प्राचलन दाब के लिए क्या होगा और अनुभार के लिए क्या होगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। सो गाइस आगे का जो हम रिलेशन शो करेंगे वन हाफ फैक्टर और ऑस्मोटिक प्रेशर में, वन हाफ फैक्टर और ऑस्मोटिक प्रेशर आप पढ़ चुके हो, कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है, इसको हम बताएंगे। तो इसके लिए भी लिखते हैं वन हाफ, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, वन हाफ फैक्टर इज इक्वल टू प्रायोगिक, यानी जो हम एब्जॉर्ब करेंगे प्रायोगिक प्रासरण दाब बटे सैद्धांतिक प्रासरण दाब। सो गाइस अब इसमें हम क्लियर करें आपको कि ये फार्मूला भी आपको ऊपर से ही आया है, ऊपर के ही आधार पर है। तो हम मान लेते हैं, माना कि प्रायोगिक प्रासरण दाब P तथा सैद्धांतिक प्रासरण दाब P नोट, हम इसको सपोज कर लेते हैं। यदि ऐसे सपोज करते हैं तब I बराबर क्या हो सकता है, I बराबर P बाई क्या हो जाएगा, P नोट, ऐसा लिख सकते हैं क्या, I बराबर P बाई P नोट ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको भी जस्ट बताए थे यदि रिएक्शन हमारा A भी होगा, इसके लिए A प्लस और B का चीज माइनस, तो सिचुएशन होगा कि ये 1 मोल है, तो स्टार्ट में 1 मोल होगा तो ये 0 होगा, लेकिन अल्फा यदि इसमें बनेगा इधर अल्फा तो घटेगा भी, ऐसा तो बताए थे अभी। तो वियोजन के बाद इसकी जो कुल मात्रा होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेक्षित मान, इसका प्रेक्षित मान जो होगा टोटल एड होगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, सॉरी प्लस ये अल्फा प्लस ये अल्फा, ये दोनों क्या होगा कटेगा, तो क्या होगा 1 प्लस अल्फा। यदि अणु की संख्या n होगा, अणु की संख्या क्या होगा n होगा, तब जाकर के प्रेक्षित मान जो निकलता है वो हमारा क्या निकलता है,
तब प्रेक्षित मान जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा 1 माइनस अल्फा, अब प्लस ये हो जाएगा एन अल्फा, तो हो जाएगा 1 प्लस एन अल्फा। हम प्लस वाले को पहले माइनस वाला को बाद में लिखते हैं, तो 1 प्लस क्या चीज अल्फा इंटू एन माइनस 1। आपको ऐसा हम पता है, यही सिचुएशन को यहां पर भी क्या करना है, पुट करना है। तो बराबर क्या होगा, प्रेक्षित मान बटे क्या चीज सिद्धांतिक मान। सैद्धांतिक मान आपको पता है, इसका सैद्धांतिक मान क्या है, 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू 1। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या चीज, P बाई पी नोट लिख सकते हैं ना, ये भी I के ही बराबर है और ये भी I के ही बराबर है। P बाई पी नोट प्रेक्षित मान देखिए वहां क्या है, 1 प्लस क्या चीज अल्फा इंटू एन माइनस 1 बाई 1, ऐसा नोट कर सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन इसका क्या होगा जरा सा बताओ, P बाई पी नोट इज इक्वल टू क्या चीज, ये 1 आपका इस साइड इंटू हो जाएगा या ऐसे खत्म कर दो इसको, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस एन माइनस 1, ये साइड ये प्लस ये साइड आके माइनस करो इसको कैलकुलेशन, P बाई पी नोट माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस 1। सो गाइस केवल कैलकुलेटिंग है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन कीजिए इसका, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 पी नोट है ना, आ जाएगा बाई हो जाएगा P माइनस क्या चीज पी नोट लिख सकते हो उसको, बराबर क्या होगा अल्फा इंटू एन माइनस 1। अल्फा का ही तो वैल्यू निकालना, ये साइड देखेंगे टोटल गुना में इस साइड आके क्या चीज भागा में, तो हो जाएगा ये आपका P माइनस पी नोट बाई पी नोट इंटू एन माइनस क्या चीज 1 इज इक्वल टू अल्फा। अब सबका वैल्यू आप देखो समझ में आ रहा है, ये P क्या है आपका प्रेक्षित मान है जो आपको प्राप्त होगा, और P नोट सिद्धांतिक मान है, और रिएक्शन में N क्या है अणु की संख्या टूटने के बाद जो प्राप्त होगा उसको रख देना है, और ये वियोजन की मात्रा निकल जाएगा। प्रासरण दाब में और 1/2 फैक्टर में ये रिलेशन है, आप इसको फटाफट नोट कर लो, ठीक है। तब इसका हम दूसरा चीज दिखाते हैं, कमाल का चीज है इसका दूसरा चीज अनुभार है, इसका दूसरा चीज अनुभार है, मैं उसको यहाँ पर लेबरेट कर रहा हूँ। तो प्रासरण दाब जो होता है, प्रासरण दाब जो होता है, प्रासरण दाब अनुभार का या अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो इसमें करना क्या है आपको, यदि I बराबर प्रेक्षित मान बटे सिद्धांतिक मान होगा, तब सिचुएशन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सिद्धांतिक अनुभार बटे क्या चीज प्रेक्षित अनुभार लिख सकते हैं। उल्टा हो गया, देखिए यहां पर था क्या चीज प्रेक्षित है ना, प्रेक्षित मान या प्रेक्षित दाब, बट यहाँ क्या था देखिए नीचे में सिद्धांतिक दाब। इसका देखिए साइड उल्टा लिखे क्या लिखे सिद्धांतिक अनुभार बटे प्रेक्षित अनुभार। यदि हम इसको आगे कैलकुलेट करें तो आगे इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं m नोट बाय m, जस्ट इसके अपोजिट देखेंगे ये, ठीक है, जस्ट अपोजिट है। तो हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू m नोट बाई m। तो जिस तरह से हम यहाँ पर प्रासरण दाब का निकाले हैं उसी तरह से इसका भी निकलेगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर भी सेम टू सेम कैलकुलेशन यही रखेंगे, 1/2 गुना सेम टू सेम कंडीशन। ये I है, ये I है, यही वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या निकलता है 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 बाई क्या चीज 1, ये तो 1/2 गुना है ना। प्रेक्षित मान बटे क्या चीज सैद्धांतिक मान, देखिए प्रेक्षित मान यहाँ पर ये निकला है क्या, और ये सैद्धांतिक मान वहाँ रखे हैं। किसमें रिलेशन है, इसमें अनुभार में, इसका 1/2 गुणांक का, इसलिए हम इसको पुट कर रहे हैं। चलो आगे, तो क्या लिखोगे बोलो, m नोट बाय m इज इक्वल टू 1, तो इस साइड आएगा खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, ये साइड प्लस है इस साइड आके माइनस,
एम नोट बाय एम माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस वन। अब देखेंगे ये कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा एम नोट माइनस एम बाई क्या चाहिए एम। कैलकुलेशन इसका करने के बाद ये है, इधर ये इंटू में है, इस साइड आकर के डिवाइड में एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या चाहिए अल्फा। अब ये बताओ गाइस कि यहाँ पर भी ये अल्फा था प्रसरण दाब के लिए, यहाँ पर ये अल्फा वियोजन है किसके लिए अनुभार के लिए। तो इसको यदि इक्वेशन हम 1 सपोज कर रहे हैं, इसको यदि इक्वेशन 2 सपोज कर ले दोनों, तो अल्फा के इक्वल है ना, तब दोनों में कंडीशन क्या होगा P माइनस पी नोट बाई पी नोट इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू एम नोट माइनस एम बाई एम इंटू एन माइनस वन। सबको समझ में आ गया होगा, ये अनुभार और प्रसरण दाब में रिलेशन है वियोजन की मात्रा के लिए। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ये एक्स्ट्रा वर्क था जो हमने आपको बताया, ठीक है। अब आपको ये तो वियोजन में हो गया, इसी टाइप से सेम टू सेम किस में होगा संगुणन में भी होगा। तो फटाफट आप इसको टोटल नोट कर लो, ठीक है। तब हम आगे आपको बताएंगे डिसोसिएशन के लिए किस टाइप से इसको निकालेंगे। तो इसका या तो स्क्रीनशॉट कर लो या नोट कर लो, इसको इरेज करेंगे आप, ओके। तो गाइस कुछ चीज को हमने पहले ही छोड़ दिया है, ठीक है। और आपको इससे पहले आपको बताया है कि 1/2 फैक्टर यदि हम संगुणन के लिए निकालते हैं, यदि संगुणन की मात्रा के लिए यदि अल्फा इक्वल टू निकालते हैं तो क्या होता है i माइनस वन बाई एन माइनस वन, ये तो होता है ना, ठीक है। इसको यदि हम कैलकुलेशन करके ले जाएं, इसका प्रेक्षित मान आपको बताए हुए थे, इसका प्रेक्षित मान आपको बताए हुए हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, ऐसा बताया हुआ है। यदि इसको कैलकुलेशन करते हैं तब कितना आता है जैसा बताओगे, 1 प्लस वाला टर्म को हम पहले लिख लेते हैं माइनस अल्फा, क्योंकि कॉमन लेना, 1 प्लस अल्फा दोनों में कॉमन, तो बचेगा 1 बाय एन माइनस वन प्रेक्षित मान। लेकिन इस रिएक्शन के लिए इसका सैद्धांतिक मान भी तो आपको पता होना चाहिए, 1 मोल में ऐसा होता है, ठीक है ना, 1 मोल में ऐसा किए हुए थे। ये निकल गया, संगुणन के लिए यदि चलेंगे तो 1/2 गुणन प्रसरण दाब में अलग होगा। चलते हैं I इक्वल टू P बाई पी नोट लिख सकते हैं, तो फिर तो वही होगा प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, क्योंकि ये संगुणन के लिए बता रहे हैं। देखिए प्रेक्षित मान क्या है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाय एन माइनस वन, पाई क्या चीज 1 प्रेक्षित मान, सैद्धांतिक मान नीचे सैद्धांतिक मान, ऊपर प्रेक्षित मान जो एब्जॉर्ब किया। अब देखेंगे यदि हम इस टाइप का निकालते हैं यहाँ से P बाई पी नोट 1/2 फैक्टर के ही बराबर है, इसलिए हम इसको बराबर लिख सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा ये 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाय एन माइनस वन। अब ये प्लस इस साइड के माइनस, देखो P बाई पी नोट माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 बाय एन माइनस वन। सो गाइस इसका पहले कैलकुलेशन करो, आप क्या होगा कैलकुलेशन करो तो P माइनस पी नोट बाई पी नोट होगा क्या एकदम आएगा, इस साइड इंटू में साइड आके क्या चाहिए डिवाइड में 1 बाय एन माइनस क्या चाहिए 1 इज इक्वल टू अल्फा। ये प्रसरण दाब के लिए निकला, प्रसरण दाब और संगुणन की मात्रा के बिटवीन का ये रिलेशन है 1/2 फैक्टर के लिए। अब इसमें भी अनुभार के लिए निकालेंगे तो सेम टू सेम कंडीशन कर दो और कुछ नहीं करना, इसका उल्टा अनुभार होता है ना। तो क्या हो जाएगा P बाई पी नोट इज इक्वल टू एम नोट बाय एम प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, इधर क्या होगा सैद्धांतिक अनुभार बटे प्रेक्षित अनुभार, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I हो जाएगा। I का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ क्या चीज है ना, ऐसे उठा के यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो पहले m का यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे m नोट बाय m, अभी p को हटा देते हैं, p का तो ऑलरेडी निकला हुआ है। इज इक्वल टू I का वैल्यू देखिए प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाय एन माइनस वन बाई वन प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, यहाँ से उठा करके यहाँ पर नोट कर दिए, कुछ नहीं करना था इसको। अब देखिए हो जाएगा एम नोट बाय एन, ये तो खत्म हो गया, ये साइड प्लस ये साइड आके माइनस हुआ, बराबर कुछ साइड क्या बचा अल्फा इंटू 1 बाय एन माइनस वन। अब इसका पहले कैलकुलेशन कर लो, एम नोट बाय एन
माइनस हो जाएगा ये m कैलकुलेशन करने के बाद, इधर ये गुना ब्रैकेट इधर आके भागा में 1/n - 1 बराबर क्या चाहिए, अल्फा तो बच गया। अब यदि कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू रिएक्शन ये हमारा 2 हो जाएगा इक्वेशन, ये 1 हो जाएगा, कंपेयर करो तो संगुणन के लिए हो जाएगा p माइनस पी नोट बटे पी नोट इंटू 1/n - 1 और अनुभार के लिए हो जाएगा m नोट माइनस m बाई m इंटू 1/m - 1। सो गाइस सब कुछ समझ में आ गया, कुछ नहीं है, ये आपका थ्योरिकल पोर्शन है और हमने फार्मूला प्रूफ कर दिया जहां तक आपको बताना था। तो इसी तरह से वन हाफ फैक्टर चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में सुधार करके एक नया फार्मूला दिया था। क्या दिया था देखेंगे, अब इसको इरेज कर रहे हैं। पहला वन हाफ गुणांक के आधार पर हम चलेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन याद है, P माइनस पी नोट बाई पी नोट इज इक्वल टू एक्स भी था कि नहीं था, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन में ऐसा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I इंटू एक्स भी, केवल वन हाफ फैक्टर आ गया, ये सुधार करके दिया था। दूसरा फॉर्मूला क्या था याद है आपको, डेल्टा टीवी रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या चीज, केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, किसमें ग्राम में, कुछ नहीं है अब इसमें आई इंटू हो जाएगा, निकल गया, सुधार करके ये दिया हुआ था। तीसरा क्या था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या चीज, वही होगा सेम टू सेम आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई क्या चीज एम बी इंटू डब्ल्यू ए, किसमें ग्राम में। ये दूसरा फॉर्मूला केवल आई समझ लगते जाएगा। अब चौथा क्या था, प्रसरण दाब पाई इज इक्वल टू सी आर टी, इसमें केवल आई इंटू क्या हो जाएगा सी आर टी। सब कुछ समझ में आ गया। अब आपको फॉर्मूला को एक जगह कलेक्ट कर लेना है और याद रखेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। सो गाइस जितने भी बच्चे हो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब आपको मैं पीडीएफ ग्रुप में भेजूंगा, उसको नोट कर लेना। इसको एक बार नहीं 2 बार देखो, 2 बार नहीं तो इसका पीडीएफ देखो, जरूर समझ में आ जाएगा और आराम से समझना आपको। अब आपको हम इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस देंगे, उसको बनाने हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। सो गाइस सभी बच्चे बना लिए होंगे क्वेश्चंस को। लाइक देखते हैं किसको बना रहा, विकास बना रहा, रविश बना रहा, रोशन बना रहा, कई सारे बच्चे जो बना रहे हैं। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, और भी बच्चे तक पहुंचाएं इसको। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट खत्म हो जाए। ठीक है, और आपको न्यूमेरिकल पोर्शन हम डालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डालेंगे, उसके बाद डिस्कशन आपके साथ डालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।